हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन है जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 10, उसमें हम लोग करेंगे बीपीएससी का जो 56वीं से 59वीं प्रीलिम्स में जो सवाल पूछे गए हैं और बीपीएससी का 53वीं से लेकर 55वीं तक के प्रीलिम्स में जो सवाल पूछे गए हैं साइंस के, उन सारे प्रश्नों को करेंगे आज हम लोग। और ये सेशन जो भी हमारा अभी चल रहा है, हम लोग अभी साइंस में 15 लेक्चर करेंगे, जो कि हमारा 10 लेक्चर ये हमारा हो जाएगा। फिर 5 लेक्चर्स और आएंगे, जिसमें हम लोगों ने शुरू के 8 लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत सारे प्रश्नों को, जो प्रश्न बहुत सारे स्टेट पीसेस में पूछे गए हैं और बहुत सारे प्रश्न जो एक्सपेक्टेड हैं सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सारे ऑलमोस्ट बहुत सारे प्रश्नों को हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक के साइंस में। लेकिन अब जो हमारा इधर 2-3 सेशन से जो हमारा चल रहा है और अभी 2-4 सेशन और जो चलने वाला है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली प्रीवियस ईयर के सवालों को, जो भी प्रीवियस ईयर के सवाल पूछे गए हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में साइंस के, उन सवालों को डिस्कस कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब ये हमारा खत्म हो जाएगा हमारा प्रीवियस ईयर, तो फिर हम 3 वीडियो हमारा आएगा, जो एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायो का वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, फिजिक्स में सबसे टॉप 100 या टॉप 50 करके ऐसा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये हमारा साइंस का वीडियो है, आपको मैं बता दूं, मैं बार बार बताता हूँ, सैटरडे, संडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिन आपको वीडियो आता है 10 बजे। ओके, अभी सेशन पूरा रिकॉर्डेड है, 10 बजे आपको वीडियो मिलता है सुबह के, सैटरडे, संडे और वेडनेसडे को। ये हमारा साइंस का वीडियो है। उसके बाद जो हमारा 45 डे सीरीज चल रहा है, वो आपको पता होना चाहिए मंडे टू फ्राइडे आपको मिलता है 9 बजे। ओके, तो साइंस के भी वीडियो में हम लोग लगभग 28 लेक्चर्स कर चुके हैं। सॉरी, मिक्स वाला जो हमारा 45 डे सीरीज है, उसमें लगभग 28 लेक्चर्स कर चुके हैं और बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग वहां पे सीखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। कह रहा है कि बहुत ही सिंपल प्रश्न है, क्लॉव्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ प्लांट। मींस की जो लौंग पौधे हैं, जो आप देखते होंगे लौंग आप खाते हैं, तो उसमें किस भाग से प्राप्त होती है, पौधे किस भाग से। देखिए, लौंग की अगर बात करें, एक तरह का कली है, सूखी कली है। आप देखते हैं सूखा होता है, तो सूखे फूलों की कलियां होती है। आप देखिए, ये देख सकते हैं लौंग है, ये देख सकते हैं, ये जब सूख जाता है तो क्या बन जाता है, लौंग बन जाता है। ठीक है, ये कलियां है। ठीक है, इट्स बर्ड्स जिसको बोल सकते हैं आप। ओके, तो ये हमारा उत्तर हो गया। सेकंड नंबर सवाल है, ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विद। देखिए, ऑनको जहां भी लगा कैंसर से संबंधित है, ऑन्कोलॉजिस्ट हो, कैंसर, ऑन्कोजीन्स हो, वो सारे किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कैंसर से। इस बात को ध्यान रखिएगा, ऑन्कोजीन्स आर एसोसिएटेड विद कैंसर, इस बात को ध्यान रखिएगा। हमारा उत्तर होगा डी। ओके, ऑन्कोजीन्स एक तरह का जीन है जिसके पास उसके पास पोटेंशियल है कि वो कैंसर को मतलब करवाता है। मींस कि ऑन्कोजीन के कारण ही हमें कैंसर होता है। तो ऑन्कोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ऑन्कोलॉजी हो गया ब्रांच जो कैंसर के अध्ययन को करे, कैंसर के इलाज का काम करता है। ऑन्कोलॉजिस्ट होगा, वो डॉक्टर को बोलेंगे जो कैंसर के डॉक्टर है, तो ऑन्कोलॉजिस्ट। मींस कि ऑन्को एक रूट वर्ड है बेसिकली। ठीक है, सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। देखिए, रिएक्टिव मेटल की बात कर रहा है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल इस चारों ऑप्शंस में कौन है, ये आपको बताना। देखिए, अगर हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की बात करेंगे, यहाँ पे सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, वो है पोटेशियम। अब कैसे, देखिए, अगर हम पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं कि जब भी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से अगर राइट जाते हैं, मींस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो आपका जो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके, जब भी आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आपका जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। समझे ना बात को, ये हमारा होता है। हाँ, हालांकि अगर हम ग्रुप में बात करेंगे, अगर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में अगर हम डाउन जाते हैं, तो हमारे जो रिएक्टिविटी होती है, जिस मेटल की रिएक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे, तो क्या होता है, बढ़ता है। डाउन में जाएंगे ग्रुप में तो बढ़ेगा, और लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज करेगा केमिकल रिएक्टिविटी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे मेटल्स हैं, कुछ ऐसे आपके एलिमेंट्स हैं, उनका रिएक्टिविटी आपको दिखाया जा रहा है। सबसे ऊपर पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये इसकी ट्रिक है, ये ट्रिक है, इसको याद रखिए ना रखिए, ये आपकी मर्जी। लेकिन ये कुछ शुरुआत वाला आपको याद रखना है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम, फिर कार्बन है, जिंक है, आयरन है, टीन है, लेड है। ओके, फिर देखिए हाइड्रोजन। फिर यहाँ से जैसे नीचे जाएंगे तो आपकी रिएक्टिविटी कमते जाएगा। हाइड्रोजन के बाद नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी आपका कमते जाएगा, और यहाँ देखते हैं ऊपर जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ते। सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है वो हमारा पोटेशियम है, देन सोडियम, देन कैल्शियम। ये 3-4 तो कम से कम इजिली याद रखें, मतलब सीरीज बाय याद रखें, क्योंकि इसमें चारों में देता है कि कौन सबसे ज्यादा। देख सकते हैं सोडियम है, कैल्शियम है आपके ऑप्शन में, तो इस बात को ध्यान रखना आपको। सवाल नंबर 3 का उत्तर हमारा होगा। सवाल नंबर 4 को चलते हैं।
सवाल नंबर 4 कहता है कि हु सिंथेसाइज द डीएनए इन विट्रो। विट्रो में सबसे पहली बार डीएनए को सिंथेसाइज करने का काम किसने किया? तो ये जो काम किया वो आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया। ठीक है, आर्थर कॉर्नबर्ग ने किया, इस बात को ध्यान रखिएगा। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड या आरएनए की हम बात कर ले, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि आपके लिविंग सिस्टम में पाए जाते हैं। आपको पता है डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम करता है। किस तरह से? अभी जब जेनेटिक्स ट्रांसफर की बात करें कुछ तरह, तो वो किसमें, वो कौन काम करता है? डीएनए काम करता है। ओके, करेक्ट। डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और सबसे पहली बार फ्रेडरिक मेस्सर के द्वारा 1869 में खोजा गया। कोई जोड़ी इसको याद करने का नहीं है, ठीक है। और इसने उसका नाम न्यूक्लियन रखा। आपके डबल हेलिक्स मॉडल जो है डीएनए का, वो जेम्स वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया। ये महत्वपूर्ण, ये आपको याद रखना है। ओके, फिर नीचे कह रहा है कि आर्थर कॉर्नबर्ग पहला है जिसने डीएनए first to isolate DNA polymerase and the enzyme that assemble DNA from its component and the first to synthesize DNA in a test tube। इतना काम टेस्ट ट्यूब में पहले डीएनए को सिंथेसाइज किया, डीएनए को आइसोलेट किया सबसे पहली बार इसने। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिए, इसलिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1959 में। तो बस ये नाम याद रखना, दैट इज सफिशिएंट। ओके, रॉबर्ट हुक आपको पता है। ओके, रॉबर्ट हुक पता है, कोशिका खोज से संबंधित है। ओके, हम चलेंगे सवाल नंबर 5 की ओर। देखिए सवाल नंबर 5 कहता है व्हाट वाज द फिजनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब ड्रॉप्ड एट द नागासाकी। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो दो बम गिराए गए जापान के ऊपर। तो पहला बम था जो आपको हिरोशिमा पे गिरा था एंड सेकेंड बम जो गिरा था नागासाकी पर। याद कैसे रखते हैं? हीना करके याद रखिए तो याद रहेगा। तो फर्स्ट जो गिरा हिरोशिमा पर एंड सेकंड वन इज नागासाकी पे 1945 में। तो कह रहा है कि कौन सा बम इस्तेमाल किया गया नागासाकी में? क्या वो यूरेनियम, क्या वो पोटेशियम हुआ, क्या प्लूटोनियम था, क्या सोडियम बम था? बम में क्या इस्तेमाल किया गया, कौन सा मटेरियल का, जो फिजनेबल मटेरियल इसको बोल सकते हैं। ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊं प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि देखिए यूएसए फेयर्ड जर्मनी वाज मेकिंग। देखिए यूएसए को ऐसा लगा वर्ल्ड वॉर में कि जर्मनी बम बना रहा है, इसलिए उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बम बनाए और दो बम बनाए। एक बम में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया, एक में प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया। ओके, कह रहा है कि अबाउट 64 किलोग्राम ऑफ हाईली इनरिच यूरेनियम 235 वाज यूज्ड टू क्रिएट लिटिल बॉय। देखिए पहला जो बम गिरा था ना वो था लिटिल बॉय, जो गिरा था हिरोशिमा पर 6 अगस्त के। फिर 3 दिन बाद गिराया जाएगा बम, उसको बोलेंगे नागासाकी पे गिराएगा। उस बम का नाम था फैट मैन। पहला लिटिल बॉय, दूसरा में फैट मैन। ओके, और वो प्लूटोनियम 239 था। कितना किलो का? देखते 4670 किलोग्राम का इस्तेमाल किया उस बम को बनाने के लिए, जो 9 अगस्त को बहुत ही बेकार घटना बोल सकते हैं आज। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अभी तक के इतिहास में ओके न्यूक्लियर बम को लेके तो प्लूटोनियम 239 का इस्तेमाल किया। सवाल बीपीएससी ने पूछा है यहाँ पे, इसलिए मैंने इस सवाल को रखा है। सवाल नंबर 6 की ओर चलेंगे कि साइंटिस्ट जिसने पहली बार डिस्कवर किया कि अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, सबसे पहली बार बताया। तो ये जो काम किया कि जो अर्थ है वो सन के रिवॉल्व मतलब घूमता है, तो ये कॉपरनिकस का है। किसने किया था? कॉपरनिकस ने सबसे पहली बार बताया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। कह रहे थे हेलियोसेंट्रिक, सन सेंटर में है और मॉडल ऑफ यूनिवर्स बात देखना। तो ये कहा कि सेंटर में आपका सूर्य है और बाकी चारों तरफ पूरा यूनिवर्स है। ये हेलोसेंट्रिक मॉडल जो बताया निकोलस कॉपरनिकस ने बताया। ठीक है, इसने मतलब ये प्लैनेट है, अर्थ को मिला के सारे सूरज का परिक्रमा कर रहे हैं। बीच बात अपोजिट टू प्रेवलिंग नोशन ऑफ अर्थ बीइंग एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। इस बात ध्यान रखिएगा। The theory of Earth as a part of Sun Center System was made popular by Kepler। लेकिन ये जो थ्योरी है कि जो अर्थ है जो बीच में सन सेंटर पे है बाकी अर्थ घूम रही है, तो ये सबसे अगर पॉपुलर हुआ ये थ्योरी तो केपलर के द्वारा हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। गैलीलियो ने बताया कि नोशन ऑफ डायनेमिक वर्ल्ड इन हिज वर्क मोशन। गैलीलियो ने अपने मोशन का जो उन्होंने ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया उसमें बताया नोशन ऑफ डायनेमिक वर्ल्ड के बारे में। लेकिन यहाँ पे आंसर हमारा कॉपरनिकस इज द राइट आंसर। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कॉस्मिक रे क्या होता है? क्या वो चार्ज पार्टिकल होते हैं? क्या वो अनचार्ज पार्टिकल होते हैं? क्या चार्ज भी होते हैं और अनचार्ज भी होते हैं? क्या वो न्यूट्रल होते हैं? देखिए कॉस्मिक रे की बात करेंगे तो कॉस्मिक रे बहुत ही ज्यादा चार्ज पार्टिकल होता है। पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। देखिए कॉस्मिक रे आर हाई एनर्जी पार्टिकल्स दैट मूव थ्रू अ स्पेस एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। मींस लाइट जितना प्रकाश की गति है उसकी उतना ही गति से ये स्पेस में मूव करते रहती है कॉस्मिक किरणें। ओके, कॉस्मिक किरणें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूक्लियाई भी हो सकता है। मैंने बताया कि न्यूक्लियर
जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो क्या कौन सा चार्ज होता है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेंटर में कौन रहता है, न्यूक्लियस सेंटर में कौन रहता है, प्रोटॉन रहता है, इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन भी उसको बोल सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज आपको यहाँ रखना है, ठीक है, कि जो कॉस्मिक रे है दे आर द चार्ज पार्टिकल। ओके, Which of the following element is found in all organic compound? सारे ऑर्गेनिक की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पाया जाएगा, कार्बन पाया जाएगा। बेसिकली बहुत सिंपल चीज है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सब में क्या पाए जाएंगे, कार्बन पाए जाएंगे। 9 नंबर सवाल कहता है कि which of the following can cause cancer as well as cure depending upon its intensity and use? ओके, कि कैंसर का कारण भी बन सकता है, साथ ही साथ अगर इसका सही तरीके से हम उस रेडिएशन का इस्तेमाल करेंगे या उस किरण का इस्तेमाल करेंगे तो वो कैंसर के इलाज में भी हमारा हेल्प करेगा। तो अब क्या हो सकता है, देखिए अगर हम बात करेंगे तो अल्ट्रावायलेट रे क्या है, अल्ट्रावायलेट रे से हमारा क्या होगा कि अगर यूवी रे आना डायरेक्टली अगर अर्थ पे हीट करने लगे तो स्किन कैंसर हो जाएगा, लेकिन उसका इस्तेमाल हम लोग कैंसर के इलाज में नहीं कर सकते। बट आयोनाइज्ड रेडिएशन जो है उसका इस्तेमाल हम लोग कैंसर के इलाज में भी कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। 10 नंबर सवाल कहता है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा। बहुत सिंपल सवाल है, ये तो पता होना चाहिए, 5 से 6 लीटर होती है रक्त की मात्रा। ओके, नाउ मूव टू द सवाल नंबर 11 की बात करेंगे, टाइफाइड एंड कोलरा। टाइफाइड और कोलरा जो है क्या वो इन्फेक्टियस डिजीज है, क्या वो एयरबोर्न मींस हवा से फैलता है, क्या वो अनुवांशिक बीमारी, क्या वो वाटर बॉर्न डिजीज मींस की पानी से फैलेगा। तो देखिए टाइफाइड की बात कर ले, कोरला की बात कर ले, दोनों वाटर बॉर्न डिजीज। किस तरह की डिजीज है, तो वाटर बॉर्न डिजीज है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये कॉन्टिमिनेटेड प्रदूषित जल से ये फैलता है डिजीज, जिसको हम वाटर बॉर्न डिजीज बोलते हैं, और कोरला और टाइफाइड इस तरह के डिजीज का एग्जाम्पल है। ओके, और इस तरह का डिजीज जो होते हैं इसको फैलाने का काम कौन करता है, पैथोजेंस काम करते हैं। पैथोजेंस काम करते हैं इसे वाहक के रूप में रहता है, जैसे कि टाइफाइड है जो एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं सैलेमोना टाइफी के द्वारा टाइफाइड फैलता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, अब देखिए अगर मैं आपको बात बता दूं, देखिए कोलरा के बारे में लिखा है, कोलरा जो है वो ईटिंग फूड और ड्रिंकिंग वाटर से होगा, जो और जो बैक्टीरिया कौन सा फैलाएगा, वो विवरियो कोलरी करके बैक्टीरिया वो फैलाएगा। तो दो चीज आपको, एक तो टाइफाइड होता है सैलेमोनेला टाइफी से, बैक्टीरिया से, और कोलरा ये बैक्टीरिया से होता है, वो किससे, विवरियो कोलरी से होता है। ओके, मैंने बताया था वो वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं। ए रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, मैंने ये ट्रिक बताया था, बेसिकली बहुत ही जनरली सब लोग जानते हैं इस ट्रिक को। सवाल नंबर देखिए, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कुछ ऐसे बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी हैं, जैसे डिप्थेरिया जो है वो डिप्थेरी बैक्टीरियम से होता है, कोलरा मैंने जैसे बता दिया, लिप्रोसी जिसको बोलते हैं ये होता है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से, न्यूमोनिया होता है जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी से होता है, टेटनस क्लोस्ट्रिडियम टेटानी से होता है, मैंने टाइफाइड जस्ट बताया, ट्यूबरक्लोसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से टीबी होता है, प्लेग की बात करेंगे एर्सेनिया पेस्टिस से होता है। ओके, बुफिंग कफ बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस से होता है। तो ये थोड़ा कुछ ऐसे बीमारी हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। सवाल नंबर 12 का था कि एनर्जी इज स्टोर इन अ लीवर एंड मसल्स इन अ फॉर्म ऑफ, देखिए लीवर और मसल्स में जो एनर्जी स्टोर होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन किस रूप में, तो ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर होता है, जो आपका लीवर हो या आपके मसल्स में जो एनर्जी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, हम चलेंगे सवाल नंबर 13 की ओर। देखिए अभी हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये सवाल मैंने बहुत बार ऐसे सवाल है कि कुछ सवाल मैं रिपीट करवाया हूँ, और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत भी नहीं इस सवालों की ओर, क्योंकि इस तरह के सवाल हैं कि नहीं कि डिटेल में आप जाइए, जहां पे मुझे डिटेल जाना होता है मैं जाता हूँ डिटेल, इस बात को आप इससे आप टेंशन मुक्त रहिए। चलिए सवाल नंबर कह रहा है कि हु डिस्कवर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज किसने की, एंटोनी वॉन लीवनहुक ने किया। सिंपल है, तो ऐसे आंसर मार देंगे हम लोग। यह लिखा है बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो कि मोनेरा किंगडम से वो मींस की बिलोंग करता है, ठीक है। बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, कुछ अभी देखिए बीमारी है, कोलरा है, टाइफाइड है, टीबी है। बैक्टीरिया से तो पहली बार देखा गया डच साइंटिस्ट एंटोनियो वॉन लीवनहुक के द्वारा 1676। देखिए सवाल का पैटर्न देखिए किस तरह से, देखिए बैक्टीरिया से कितना सवाल पूछ दिया, बैक्टीरिया की खोज इसने की, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के बारे में पूछ दिया है, तो सवाल इस तरह से पूछा मैंने। अब मैं अभी आपको सवाल बताऊंगा आगे कि एक सॉइल है, सॉइल के टाइप से सवाल पूछा है, तीन सवाल एक ही बार एक ही एग्जाम में पूछ दिया सॉइल के टाइप से, लोमी सॉइल के बारे में। तो इस तरह से
हम जब भी पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक, मैं आपको जब बताऊंगा टॉपिक कौन सा टॉपिक आपके बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, उन टॉपिक को कवर करना है तो उस टॉपिक को पूरे तरीके से कवर करना है। ऐसा नहीं कि बस उसको ओवरव्यू नहीं लेना है, क्योंकि टाइम आपके पास सफिशिएंट है, आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सवाल नंबर 14 की ओर चलेंगे। सवाल नंबर 14 कहता है कि द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे आप जीव में देखते हो डाइवर्सिटी, कोई गोरा कोई काला, किसी के बाल लंबे किसी के बाल छोटे, कोई अलग से कोई लंबा छोटा, ये क्यों डाइवर्सिटी क्यों है? तो उनका जो बहुत सारे, अगर हम बात करेंगे लार्ज स्केल पर डाइवर्सिटी जो है, विविधता जो आपको देखते हैं, वो उनके एडोप्टेशन के कारण, किसके कारण होता है? एडोप्टेशन के कारण होता है। ठीक है, कह रहा है कि इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। जो भी इवोल्यूशन देखिए या डाइवर्सिटी भिन्नताएं देखते हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म है, जो जंतु है, वो इन्वायरमेंट के साथ किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो उसके अकॉर्डिंग उसका डाइवर्सिटी। अब देखिएगा कोई अफ्रीका में तो काला हो जाएगा, उस तरह से उसका लक्षण होगा, उस तरह की चीजें। ठीक है, तो ये होता है ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअली अडेप्ट टू देयर इन्वायरमेंट एंड द डाइवर्सिटी ऑफ इन्वायरमेंट दैट एग्जिस्ट प्रोमोट अ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही लिखा है कि डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू देयर एडेप्टेबिलिटी। उनके एडेप्टेबिलिटी के कारण ही उनके बीच में विभिन्नताएं पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सवाल नंबर 14 का उत्तर हो गया बी। व्हाट इज वर्मी कल्चर? वर्मी कल्चर की बात करेगा तो अगर हम बात करेंगे वर्मी कल्चर, तो इसका मतलब होता है कि कीड़ों का पालन। जैसे वर्मी कल्चर में क्या होता है, वर्मी कल्चर की हम बात करेंगे तो आप देखते होंगे कि जो अर्थबॉम्ब का कल्टीवेशन किया जाता है, क्योंकि अर्थबॉम्ब का इस्तेमाल, केंचुआ का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं कि उनको ऑर्गेनिक वेस्ट को फर्टिलाइजर के रूप में कन्वर्ट करता है। जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको फर्टिलाइजर के रूप में, मैन्योर के रूप में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? अर्थबॉम्ब। और उसका खेती को बोलते हैं वर्मी कल्चर। तो वर्मी कल्चर के अंदर कीड़ों मकोड़ों का पालन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कीड़ों मकोड़ों का पालन होता है, वो होता है आपका वर्मी कल्चर। ठीक है, वीटी कल्चर बोलेगा तो आपका अंगूर का खेती होगा। ओके, हम चलेंगे सवाल नंबर 15 की ओर। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ सेम चीजें आप देख लीजिएगा। स्टडी ऑफ एनिमल कह रहा है कि जूलॉजी आपको पता है। फिश रिसर्च को क्या बोल देंगे? इथियोलॉजी बोलेंगे। ठीक है, इथियोलॉजी। ओके, ध्यान रखिएगा, इथियोलॉजी बोलते हैं इसको। और हम चलेंगे सवाल नंबर 16 की ओर। द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ओके, छोटा ऑर्गेनिज्म है और वो ऑटोनोमस ग्रोथ उसका होता है, रिप्रोडक्शन होता है। वो जीव कौन है? बहुत ज्यादा तेजी से वो बढ़ता भी है, खुद को अपने आप को ग्रोथ करता है और प्रजनन भी करता है वो, और सबसे छोटा जीव है। तो वो जीव जो है वो है माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा जीव आपको पता है कि माइकोप्लाज्मा होता है। तो माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम उसका नाम है, एक पैरासाइटिक बैक्टीरियम है जो कि प्राइमेट ब्लैडर पे रहता है या वेस्ट डिस्पोजल पे आपको देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सबसे छोटा जीव है और वो ऑटोनोमस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए वो कैपेबल होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, माइकोप्लाज्मा। द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन। सबसे पहली बार जो हृदय प्रत्यारोपण का काम किया गया वो किया गया साउथ अफ्रीका में। कहाँ किया गया? साउथ अफ्रीका में सबसे पहली बार जो हृदय प्रत्यारोपण का काम किया गया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। एवरेज ब्लड फ्लो थ्रू किडनी पर मिनट। देखिए, अगर हम बात करेंगे किडनी से या गुर्दे के माध्यम से जो औसत रक्त प्रवाह होता है वो होता है 1200 सीसी। ओके, 1200 सीसी। सीसी तो अगर हम बात करेंगे लाइक एमएल के बराबर ही होता है सीसी को, अगर माना जाता है बेसिकली एमएल के, तो 1200 एमएल पर मिनट आपका जो रक्त प्रवाह होते रहता है गुर्दे के माध्यम से, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, 1.2 लीटर। ओके, चलते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। सवाल यहाँ पे लिखा गया है सेम चीजें, 1100 से 1200 एमएल तक ब्लड है जो आपको फिल्टर किया जाता है किडनी के द्वारा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, चलते हैं सवाल नंबर हम लोग 19 की ओर। प्लांट वर्ड। अब देखिए, पौधे की कली क्या है? पौधे की कली एक तरह का क्या है? क्या वो एम्ब्रियोनिक सूट है? क्या एम्ब्रियोनिक लीफ है? क्या वो भ्रूण तना है? क्या भ्रूण पत्ती है? क्या वो बीज है? क्या वो इंडोस्पर्म है? देखिए, अगर पौधे की कली की बात करें, एक तरह का वो एम्ब्रियोनिक सूट है। क्या एक तरह का वो एक तरह का भ्रूण, आप कह सकते हैं कि तने का, आप बोल सकते हैं ना, तने का एक जो आप पार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक सूट एक तरह का है जो आपका एक पौधे की कली को हम बोल सकते हैं। ठीक है, A plant word is an embryonic shoot and normally occur in the axil of leaf at the tip of a stem। अब देखते होंगे जैसे कि ये एक स्टेम है, ये तना है, तो यहाँ से कुछ छोटा छोटा ऐसे कली निकलते रहता है, तो वो एक तरह का क्या, वो एक तरह का एम्ब्रियोनिक सूट, एक तरह का भ्रूणिक आप बोल सकते हैं तना है। ओके, ध्यान रखिएगा,
वंस फॉर्म a word may remain for some time in a dormant condition and it may form a shoot immediately। इस बात को ध्यान रखिए, मतलब कुछ समय तक वो डोर्मेंट कंडीशन में रहता है और फिर वो शूट बनाता है, मींस की तना का निर्माण करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके, तो इम्ब्रोनिक शूट हो जाएगा हमारा आंसर सवाल नंबर 19 का। अ फ्लोविंग गैस यूज्ड इन सिगरेट लाइटर। देखिए ब्यूटेन वाला सवाल हमने पिछले क्लास में बताया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि सिगरेट के लाइटर में कौन से गैस का उपयोग करते हैं। सिगरेट के लाइटर में इस्तेमाल करते हैं ब्यूटेन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्यूटेन गैस का। ओके, सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का इस्तेमाल करते हैं। ब्यूटेन गैस को लो प्रेशर पे रखा जाता है लिक्विड में। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। सवाल 21 कहता है कि विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजुअल रेडिएशंस। आई थिंक मैंने ये सवाल करवाया था कि जो दृश्य किरण होते हैं उनकी क्या होती है वेवलेंथ। लेकिन यहाँ पूछा है कि सोलर रेडिएशन का विजुअल रेंज क्या है। यहाँ पे विजुअल रेंज पूछा है, तो यहाँ पे जो विजुअल रेंज होगा आपके सौर विकिरण का, वो होगा आपका 400 से लेके 700 nm तक, ठीक है। 400 से लेके 700 nm तक जो सनलाइट, आप पता सूर्य की प्रकाश है, जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है जो सूर्य से निकलता है, इन पार्टिकुलर इंफ्रारेड, विजुअल या अल्ट्रावायलेट लाइट के रूप में मिलता है। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमें मिलता है। इन टर्म ऑफ एनर्जी सनलाइट एट अर्थ सरफेस इज अराउंड 52 से 55% इंफ्रारेड में होते हैं, 42 से 43% विजिबल आपके कहने का मतलब रेडिएशन से रेंज होते हैं, रेडिएशन होते हैं, एंड 3 से 5% होते हैं अल्ट्रावायलेट होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो विजिबल जो हमको दिखता है, इट मींस जो हमको दिखता है सौर विकिरण, ओके, उस बात को ध्यान रखिए कि 400 से लेके 700 सौर विकिरण की दृश्य सीमा होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। 400 से लेके 700 nm। 21 नंबर सवाल का उत्तर है। ओके, 22 नंबर सवाल कहता है कि प्लांट विच ग्रो ऑन सैलाइन सॉइल। ओके, मींस की लवणीय भूमि पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। सिंपल है, अगर लवणीय भूमि पर उगने वाले पौधे की बात करें तो दैट इज हैलोफाइट। क्या होता है? हैलोफाइट होता है, ठीक है। जीरोफाइट जो कि आपके मरुस्थल में हो। ओके, हाइड्रोफाइट जो कि हाइड्रो लगा मींस पानी में होने वाले पौधे। ओके, इस बात को ध्यान रखें। सक्लेंट्स जो हो गए, मतलब रसीला पौधा बोल सकते हैं, जो बहुत ज्यादा मोटा हो, थिकली हो, फ्लेसी हो, वो सारे पौधे सक्लेंट्स होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हैलोफाइट इज द राइट आंसर। 23 नंबर सवाल कहता है कि इन्वायरमेंट इज द कंपोजिट स्टेट ऑफ। आप पर्यावरण की बात करते हैं, पर्यावरण में क्या होते हैं? पर्यावरण में सजीव वस्तु भी होते हैं, निर्जीव वस्तु भी होते हैं, फिजियोग्राफिक फैक्टर भी होते हैं। फिजियोग्राफी में माउंटेन है, स्काई आप देख सकते हैं, सॉइल है, एवरीथिंग। तो ये पर्यावरण में बहुत सारे चीज होते हैं, सजीव, निर्जीव, और बहुत सारे आपके फिजियोग्राफिक फैक्टर भी होते हैं, माउंटेन, लेक्स, रिवर। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है, क्योंकि एक से ज्यादा आपके आंसर इस बार में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि फिजियोलॉजिकल फैक्टर में क्या क्या है। जैसे देख सकते हैं एस्पेक्ट्स, देख सकते हैं एल्टीट्यूड है, स्लोप है, माउंटेन आ जाएंगे, बहुत सारी चीज आ जाएंगे। सनलाइट, टेम्परेचर, सनलाइट, बायोटिक फैक्टर में आपके आ जाएंगे। तो ये इन्वायरमेंट जो होता है, पर्यावरण जो होती है, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जीव चीजें, सजीव चीजें नहीं, सब चीज होता है, ठीक है। 24 नंबर सवाल की बात करेंगे। वाटर इज कंडक्टेड इन अ वस्कुलर सिस्टम। देखिए, अगर पानी की बात करेंगे, पानी का संचरण की बात करेंगे अगर कोई प्लांट में, तो वो होता है पानी। मैंने बताया था कि अगर वाटर की बात करेंगे, ओके, तो आपको ध्यान रखना चाहिए जाइलम। फूड की बात करेगा, क्या रखेगा? फाइलम, फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम। फूड की बात करेगा तो पी से फूड आपको ऐसे याद रखना है, और फ्लोएम, और वाटर तो बोलेगा तो वाटर को जाइलम। इस बात में जाइलम फंक्शन एज अ कंडक्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू स्टेम एंड द लीफ। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट। जाइलम का काम है कि जो भी प्लांट है उसको एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करे। ओके, उसमें बहुत सारे चीजें होते हैं, इसमें देख सकते हैं, नेमली ट्रैकिड्स होते हैं, वेजल्स होते हैं, जाइलम फाइबर होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। फ्लोएम की बात करेगा तो फूड मटेरियल को ट्रांसफर करता है लीफ से अदर पार्ट ऑफ प्लांट, क्योंकि लीफ क्या है? किचन ऑफ द लीव्स में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट को कैप्चर करता है और खाना बनाने में हेल्प करता है। तो ये किचन है आपका प्लांट का, यहां से खाना पहुंचाना है तो वो बेटर का काम कौन करेगा? फ्लोएम काम करेगा। और पानी देने का काम कौन करेगा? जाइलम काम करेगा, ठीक है। फ्लोएम इज एंजियोस्पर्म इज अ कंपोज ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये आपका लिखा गया है। देखिए, जैसे जाइलम जैसे जल, ये इतना याद रखेगा, और फर्स्ट से फाइलम और फर्स्ट से फूड, इतना याद रखेगा तो कंफर्म आपका याद रहेगा। सवाल नंबर 25 के चलेंगे। विच कंपोनेंट ऑफ प्लांट रिसीव स्टिमुलस फॉर द फ्लावरिंग।
अब देखिए कह रहा है कि पौधे के किस घटक को पुष्पन के लिए उद्दीपन प्राप्त होता है, जो स्टिमुलस जो मिलता है फ्लावरिंग करने के लिए जो प्राप्त होता है कौन से प्लांट मीन्स किस पार्ट को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करेंगे तो वो मिलेगा सीधे सीधे पत्ती को मिलेगा, पत्ती को ही सब कुछ मिलेगा ना, पत्ती को सनलाइट मिलेगा, पत्ती में क्लोरोप्लास्ट है, सब कुछ काम वही करेगा, तो लीव्स इज द राइट आंसर। देखिए अभी इस पेपर में बीपीएससी के इस पेपर में लीव्स से सवाल 3-4 पूछ दिया, तो इस तरह से सवाल जहां से उठाया जा रहा है साइंस के प्रश्नों को मैंने देखा अभी तक जितना प्रीवियस ईयर मैं यहाँ पे किया हूँ, तो साइंस के प्रश्न जो भी एक चैप्टर को उठाया जा रहा है वहां से 2 से 3 प्रश्न डाल दिए जा रहे हैं। इस तरह से हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो बहुत ही डीपली पढ़ाना पड़ेगा आपको, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पढ़ते रहिए। साइंस उतना भी ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन फिर भी आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा अगर एक अच्छा मार्क स्कोर करना है तो। The leaves are most important vegetative organ for photosynthesis. A typical leaf consists of 3 main parts: leaf base, petiole, and the lamina. A stimulus for the flowering means कि light energy और carbon dioxide is received by the leaf of plant. सेम चीजें हैं। The theory of evolution is देखिए डार्विन ने दिया था इवोल्यूशन का सिद्धांत। ओके तो किस पे आधारित है, वो आधारित है आपका नेचुरल सिलेक्शन, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक लिखा गया था डार्विन में, तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करता है, और यह है नेचुरल सिलेक्शन पे आधारित। इस बात को ध्यान रखिएगा। 27वां सवाल कहता है जेनेटिक्स डील भी, तो जेनेटिक्स की बात करेंगे तो जेनेटिक्स जो डील करता है वो हेरिडिटी एंड वेरिएशन से डील करता है। ओके जेनेटिक एक ब्रांच का बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें हम लोग जीन के बारे में पढ़ते हैं, जेनेटिक वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ओके जीन भिन्नता इसको बोल सकते हैं। हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म इस वंशानुगत के बारे में पढ़ते हैं कोई भी जीव के अंदर। ओके अब देखिए क्या लिखा गया है, इस चीज को समझिएगा। हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में बता रहा हूं कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अगर एक जनरेशन में कुछ ऐसा मतलब कुछ लक्षण है जो दूसरे जनरेशन में वो लक्षण ट्रांसफर होता है, उसको बोलेंगे कि ये हेरिडिटी वंशानुगत है। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर इन द प्रोगेनी कंपेयर्ड विद पेरेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। फिर समझिए कह दिया भैया अगर पेरेंट्स है हमारे, तो पेरेंट्स गोरे हैं, बच्चा जो ऑफ स्प्रिंग जो हुआ वो थोड़ा ज्यादा गोरा मीन्स नहीं, वो आप मान लेते कि उसने वो ब्लैक हुआ, तो इट मीन्स कि कुछ वेरिएशन हुआ ना, तो इसको बोलते हैं वेरिएशन, इसको बोलते हैं। और ट्रांसफर वाला कैरेक्टर क्या बोलते हैं, तो हेरिडिटी बोलते हैं। और ये जेनेटिक्स इसी की बात करता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन की बात करता है। ओके इस बात को ध्यान रखिएगा। मेंडल प्रिंसिपल ऑन इनहेरिटेंस आर बेस्ड ऑन, देखिए मेंडल का जो प्रिंसिपल था इनहेरिटेंस का, जो वंशानुक्रम का सिद्धांत जो है मेंडल का, वो बेसिकली वर्क करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है उसके ऊपर वो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस जो है अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब जीजी मेंडल के बारे में जानना कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं और इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। ओके फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ सेकंड लॉ ऑफ सेग्रेगेशन इन्होंने दिया, 3 लॉ दिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा गया जेरेजर मेंडल जो है फर्स्ट टू एक्सप्लेन द वे इन विच ट्रेट आर पास फ्रॉम, वही सब्जी के सबसे पहले बार इन्होंने बताया कि एक ट्रेट से दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेट है जो ट्रांसफर होता है। ओके कभी कभी स्किप भी होता है जनरेशन, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेंडल ने अपना जो पी का मटर का दाना लिया था उस पे जो पी प्लांट पे काम किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखा इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इनहेरिटेंस इज इजीली एक्सपेरिमेंटेड एंड डिस्क्राइब एज वाज द केस ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट। मेंडल एक्सपेरिमेंट में जो डिस्क्राइब किया गया उसको अगर हम बात करेंगे तो इजीली रूप से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन कह रहा है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमेट फॉर्मेशंस होता है, उनका फ्यूजन्स ऑकर्स नहीं होते हैं, इसलिए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अच्छे तरीके से वहां पे नहीं होल्ड कर पाता है। इसलिए इन केस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ओनली ही होगा, क्योंकि जो मेंडल का जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, वंशानुक्रम का सिद्धांत है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में ज्यादा आधारित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। प्लांट एम्ब्रॉय इज फाउंड इन, पादप भ्रूण पाया जाता है। अगर देखिए पादप भ्रूण की बात करेगा तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वो पाए जाते हैं बीज में, बीज में तो पाया जाएगा। आप देखिए अब ये आप देख लीजिए कि अगर चना को देते हैं कभी कभी फूलने के लिए तो फिर उसमें से निकल जाता, तो एक तरह का भ्रूण है। तो पादप एम्ब्रॉय की बात करेंगे तो वो सीड में ही तो पाया जाएगा ना, सीड में ही तो पाया जाएगा ना, इसी को फिर हम लोग मिट्टी में रोपते हैं तो फिर इससे होता है पेड़। तो पादप एम्ब्रॉय जो है मीन्स की पादप भ्रूण जो है वो आपको सीड्स में पाए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 30 की ओर।
अ सिंगल टाइप ऑफ एटम इज फाउंड इन, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे किसमें, नेटिव एलिमेंट में। अरे जो मूल तत्व होंगे उसमें ही तो एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे। कंपाउंड्स ऑफ मिनरल होगा उसमें दो तरह के पाए जाएंगे, मिक्सचर ऑफ मिनरल उसमें भी अलग तरह के पाए जाएंगे, एलॉय में तो अलग होगा, लेकिन नेटिव एलिमेंट्स हैं दैट ऑकर इन नेचुरल स्टेट और फ्री स्टेट, तो उसमें आपको एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेटिव एलिमेंट है उस तरह के केमिकल एलिमेंट बोल के हैं जो अनकंबाइंड और प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर में। ओके, और वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं, जैसा देख सकते हैं। उसको तीन भाग में बांटते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हम चलेंगे सवाल नंबर 31 की ओर। सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट इन अ मैक्सिमम। देखिए ये सॉइल पे 3 सवाल पूछा बेसिकली, और बहुत ही एक ही तरह के कि पौधों को उपलब्ध मृदा जल अधिकतम, मींस कह रहा है कि कौन सा मिट्टी में सबसे ज्यादा पौधों को जल अवेलेबल होता है, सेम चीज ये पूछ रहा है। तो लोमी जो सॉइल होता है उसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो पौधों को उससे ज्यादा, तो कहने का मतलब है कि जल मिलता है। लोमी सॉइल में अगर कोई पौधा रोपा हुआ तो उसको ज्यादा जल वहां पर प्राप्त होगा, तो लोमी सॉइल की बात ध्यान करें। ठीक है, सॉइल कैन प्रोसेस एंड होल्ड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर, जो मिट्टी है वो क्या करती है, पानी को होल्ड करके रखती है कुछ वाटर को। ठीक है, सॉइल वाटर कंटेन, उसमें देखिए सॉइल वाटर की बात करेंगे, मिट्टी वाला जो पानी उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। ठीक है, जो प्लांट के लिए फायदेमंद होता है। सॉइल वाटर को हम लोग रिजिक वाटर भी कहते हैं। 3 तरह के सॉइल वाटर होते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर, कैपिलरी वाटर एंड द हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, वो अलग चीज है। However, all the water stored in the soil is not available, जितने भी वाटर अवेलेबल है सॉइल में सब कुछ प्रेजेंट मतलब नहीं मिल पाता, लेकिन ये लिखा कि सॉइल वाटर अवेलेबल टू प्लांट इज हाईएस्ट इन लोमी सॉइल। अगर लोमी सॉइल में अगर हम कोई पेड़ को रोपते हैं तो यहाँ से बहुत ज्यादा वाटर मिलेगा उनको जड़ों को, इस बात को ध्यान रखिए, मींस की जाइलम के थ्रू। ओके, तो सॉइल वाटर इस बात को ध्यान रखिएगा लोमी सॉइल में। अब देखिए सेम चीज को रिपीट किया सेम सवाल को, मतलब उसी एग्जाम में अगला सवाल था कैपिलरी आर मोस्ट इफेक्टिव। कैपिलरी क्या है, कैपिलरी के सिखाएंगे, हम बात करेंगे पानी को चाहने की बात करेंगे, ऊपर जड़ से ऊपर जाइलम के थ्रू। तो कैपिलरी एक्शन सबसे ज्यादा किस में होगा, लोमी सॉइल में होगा। सिंपल सवाल है। ओके, सिंपल सवाल है। लोमी सॉइल है मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल नोन एज सिल्ट। लोमी तीनों का मिश्रण है, क्ले सॉइल, सिल्ट सॉइल, सैंडी सॉइल का। सिल्ट है जो रिवर बेड में आपको देखने को मिलेगा, उस तरह के मिट्टी को सिल्ट सॉइल बोलते हैं। साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। एक चिकनी मिट्टी देख लीजिए और एक बालू देख लीजिए, उसके बीच वाला जो एक, अगर हम साइज की बात करेंगे सिल्ट पार्टिकल का, तो आपको सिल्ट मिट्टी देखने को मिलेगा। लोमी सॉइल्स में बहुत ज्यादा ह्यूमस होता है और उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होता है, और कैपिलरी सबसे ज्यादा काम किसमें करेगा, लोमी सॉइल में काम होगा। सिंपल सवाल, इस बात को ध्यान रखिएगा, दो बार रिपीट किया इस सवाल को। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन, फोटोसिंथेसिस कहां पे होता है, सेम चीज है, क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट मींस की लीफ में होगा, तो क्लोरोप्लास्ट में वो फोटोसिंथेसिस होगी। ओके, प्रोसेस बाय विच प्लांट, सेम चीज है कि प्रकाश संश्लेषण किसको बोलते हैं, खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, और ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। विदिन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ग्रैना, स्ट्रोमा, लैमेली एंड द फ्लूइड स्ट्रोमा। ये तो चलिए अलग चीज है, उसको हमें जानना जरूरी नहीं है। देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेवल विदिन द क्लोरोप्लास्ट। अब क्या है, मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट। इसमें जो मेम्ब्रेन सिस्टम है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, वो सूर्य के प्रकाश को ट्रैप करता है, ओके, लाइट एनर्जी को, और उसको फिर एटीपी के फॉर्म में और NADPH के फॉर्म में उसको सिंथेसाइज करता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। 33 नंबर सवाल का यही है। 34 नंबर सवाल कहता है कि टेबल सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, टेबल सॉल्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ। देखिए टेबल सॉल्ट खाने के नमक, हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, तो सोडियम क्लोराइड की अगर हम बात करेंगे तो उसमें NaOH होता है प्लस में HCl होता है। दोनों क्या है, एक भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का प्रोडक्ट होता है एक जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है, इस बात को मींस की टेबल नमक। ओके, इस बात को ध्यान रखिए। 34 नंबर सवाल इज द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, क्योंकि HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH जो स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो ये हमारा होगा। 35 नंबर साल की बात कर लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, ध्यान रखिएगा कि जो यौन प्रजनन के कारण जो अनुवांशिक भिन्नता होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जो ऑफस्प्रिंग होता है उसमें आपको भिन्नताएं पाई जाती है, जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है। कोई लंबा हो गया, कोई छोटा हो गया, जो पेरेंट्स है उसके उससे वेरी कर जाएगा वो, तो वो क्यों होता है,
ड्यू टू सफलिंग ऑफ जीन के कारण ही, जीन का सफलिंग होने के कारण ये सारे घटनाएं होती हैं कि जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है। तो सफलिंग ऑफ जीन इज द राइट आंसर। 35 का उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, अब हमारा आज का सवाल हम लोगों ने 35 सवाल किया, 35 सवाल ही हमें 2 पेपर में मिले। ओके, तो इस बात ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो कब होगा? अब हमारा वेंसडे को होगा। और वेंसडे में जो बाकी बचे हुए, जैसे इसमें हम लोगों ने क्या किया, अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोगों ने, अगर हम देखते हैं तो इसमें हम लोगों ने किया 56वीं से 59वीं, 53 से 55वीं तक हम लोगों ने किया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे 46वीं 47वीं जो भी बची हुई है। 2 से 3 वीडियो अब और आएगा हमारा प्रीवियस ईयर को लेके, फिर हमारा सेशन लास्ट हो जाएगा। फिर हम लोग जो भी बच्चे हुए हमारा सेशन है 15 16 भी मैं वीडियो करवा सकता हूं, लेकिन मैंने शुरुआत में 15 बोला है, 16 भी जा सकता है। और उसमें मैं करवाऊंगा टॉप 50 या टॉप 100 एमसीक्यू ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अलग अलग करके, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वेडनेसडे को साइंस के वीडियो में, और कल मिलेंगे हम लोग जो हमारा मिक्स जीएस का सवाल होता है 45 डे सीरीज वाला जो है उसमें मिलते हैं। तो चलिए, उसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन चल रहा है अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।